फ़िज़ा गाड़ी में सर थामे बैठी थी और सोच-सोच कर परेशान हो रही थी कि ये कैसी लड़की शामिल हो गई आदि भाई की ज़िंदगी में। उनका दिल तो इतना ज़ख्मी है, वो कैसे सँभालेंगे? वो तो खुद एक टूटे-बिखरे शख़्स हैं, वो कैसे रोज़ सनम की बातें बर्दाश्त करेंगे? या अल्लाह मेरे भाई की ज़िंदगी आसान कर दे। वो तो ज़ख्मी रूह वाले इंसान है, दिल ही दिल में दुआ करती वो आँखें मूंद गई। वो सब कुछ जानती थी हादी के बारे में। एक वो और फैज़ी तो थे जो जो स्कूल लाइफ़ से हादी के दोस्त थे और उस दोस्ती में भी उन दोनों का ही हाथ था। लेकिन वो दोनों सिर्फ़ हादी की दिलजोई कर पाते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो एक खामोश और अपने खौल में बंद रहने वाला बच्चा था, बस अपने काम से काम रखने वाला बच्चा था जिसकी आँखें हमेशा सूजी हुई होती। वो तो अपनी ज़िंदगी के मामलात नहीं बताता था, लेकिन उसका हर मसला स्कूल ही आ जाता था। इतनी तकलीफ़ वाली ज़िंदगी थी। गुल बाबा की आवाज़ उसे होश में लाई। फ़िज़ा बीबी अस्पताल आ गया। वो चौंक कर सीधी हुई और गाड़ी से उतरती बाबा को जज़ाकल्लाह कहते आगे बढ़ गए। आज फ़िज़ा शदीद टेंशन में थी, क्या करेगी नहीं। अपना मसला कुछ सोच कर फैज़ को बताया तो वो और भी परेशान हो गया। अब क्या होगा फ़िज़ा, वो मुतफ़क्कर सब पूछने लगा। भाई को बुला लेते हैं। फ़िज़ा कुछ सोचते हुए बोली, क्या बोल रही हो? वो कुछ बोल देंगी तो अब भाई कैसे सँभलेंगे? फ़ैज़ी तुमको मालूम, मैंने उनकी सारी बातें सुनी हैं। मैं बौखलाहट में ये समझ ही नहीं पाई कि वो हर चीज़ से ज़्यादा हादी भाई के जाने से डिप्रेस थी। उनको मेरी ज़ारा बीबी मिस ओह सॉरी डॉक्टर ज़ेब की भी ज़रूरत नहीं है, उनको हादी भाई की ज़रूरत है। वो दोनों ज़ख्मी दिलों के मालिक हैं और दोनों एक मज़बूत रिश्ता रखते हैं। दोनों को अपना हमराज़ मिल जाएगा, समझे तुम कि नहीं? फ़ैज़ी ने तायदी अंदाज़ में सर हिलाया और शोख़ी से बोला, ज़्यादा टाइम गुज़ारा करो मेरे साथ, होशियार होती जा रही हो मेरी तरह। उसकी बात पर फ़िज़ा ज़ोर से हँसी और बोली, मेरी बिल्ली और मुझे ही से म्याऊं। वाह जनाब! फ़िज़ा के जाते ही सनम कितनी देर तक गरजती रही और ज़ारा बाजी शल होते वजूद के साथ सुनती रही। करीबन 1 घंटे तक वो चीखती रही और फिर बेहोश हो गई। ज़ारा बाजी जो अब तक परेशान करती फ़ौरन सनम के पास आई और उसे होश में लाने की कोशिश की। जब वो ना उठी तो फ़िज़ा को कॉल मिलाई। वो दोनों हादी को लाने का सोच चुके थे। अब फैज़ी कॉल करने गया था जब फ़िज़ा का फ़ोन बाज उठा। फ़ोन उठाते ही ज़ारा बाजी की परेशान आवाज़ गूंजी, फ़िज़ा बेटा जी कोई परेशानी है क्या? बाजी हाँ बेटा, सनम बेटी बेहोश हो गई हैं और होश में भी नहीं आ रही। वो रोते हुए बोल रही थी, क्या मैं आती हूँ बाजी, आप रोए नहीं। हाँ बेटा जल्दी आओ। इन सब से दूर हाथी एक खंडर मकाम पर बैठा अपनी ज़िंदगी खेल समझने की कोशिशें कर रहा था। कैसी थी ना उसकी ज़िंदगी, हर रिश्ता बस तकलीफ़ ही देता। पहले माँ बाप, फिर बहन, फिर सौतेली माँ और अब सनम। उठते बैठते, सोते जागते, खाती पीती, हर वक्त उसके दिमाग में एक ही फ़िक्र गूंजता, उसकी अपनी बहन का, जो अपनी मौत से पहले एक ही फ़िक्र कह कर गई, तुमसे मैं नफ़रत करती हूँ। मुझे शर्म आती है ये सोच कर कि तुम मेरे भाई हो, कातिल हो तुम मेरे। और वो दम तोड़ गई। शिज़ा हादी की बहन अपने आखिरी वक्त में ये जुमला कह गई और वो 2 साल से इस गिल्ट के साथ जी रहा था कि वो कातिल है अपनी बहन का। अचानक हादी का मोबाइल बजा और वो होश की दुनिया में वापस आया। स्क्रीन पर फैज़ी का नाम जगमगा रहा था। सनम को मुश्किल में ना हो ये सोचकर उसने कॉल उठा ली और सलाम के बाद वजह पूछने लगा। अंदर से फैज़ी की आवाज़ गूंजी, परेशान सी आवाज़, यार हादी सनम भाभी बेहोश हो गई हैं क्या? कब? कैसे? हादी जल्दी जल्दी पूछने, होले भाई होले, हम खुद घर जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मैं तो लंदन में हूँ, कैसे हूँ? अच्छा, लंदन और पाकिस्तान एक गली के फासले पर कब से आ गए? फैज़ मज़े से बोला, जाओ मरो घर में, पर मैं आता हूँ। हादी ने दांत पीस कर कहा, ओके बॉस। वो दोबारा मज़े से बोला। हादी पहुँचा तो ज़ारा बाजी नमाज़ पढ़ रही थी और फैज़ बाहर जा रहा था। उसे देखते ही बोला, पाकिस्तान आने का शुक्रिया। वो अब हादी की क्लास ले रहा था। वो ऐसे लंदन कितना करीब आ गया ना पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी आप लेट हैं साहब। हादी बाबू ये देखो, ये है मेरे हाथ, माफ़ कर दो मुझे। हादी हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, ओह गुड, जाओ माफ़ किया। तुम भी क्या याद करोगे किस सही दोस्त से पाला पड़ा था? फैज़ एहसान करने वाले अंदाज में बोला, बिल्कुल ऐसे हादसे कौन भूलता है भला? हादी ने तब कर कहा। उसकी बात पर फैज़ खुलकर मुस्कुराया। जाओ भाभी से मिल लो, वो होश में आ गई। हाँ क्यों नहीं, एक से इज़्ज़त करवा ली, अब दूसरे से करवाऊंगा, यही तो काम है मेरा, है ना? हादी ने जल कर कहा, जी बिल्कुल। मैं और फ़िज़ा जा रहे हैं डेट पर। फैज़ एक आंख दबाकर बोला, अस्तगफुरुल्लाह। हादी ने कानों कहा, क्या हो गया? और भाई मेरी मनकू है वो। फैज़ ने कहा, जाओ। हादी उसे जाने का इशारा करते आगे बढ़ गया, साथ साथ मुतवक्का सूरत हाल के लिए ख़ुद को तैयार करने लगा। क्या कर लेंगी मोहतरमा? गुलदान उठाकर सर पर दे मारेंगी, ये सोचती हुई वल्लाह शऊरी तौर पर मसर रहा था जैसे गुलदान वाक़ई अपना सर मसर रहा था जैसे गुलदान वाक़ई उसके सर पर पड़ा हो। ये फिर रूम से बाहर जाने का कहेगी, मैं तो खुशी-खुशी चले जाऊँगा। ऐसे ना हो कि मुझे थप्पड़ ही पड़ जाए। वो अपना गाल सहला रहा था। कैसे दिन आ गया, मैं अपनी बीवी से मार खाने के लिए खुद अपने पैरों पर चल कर जा रहा हूँ। कमरे के बाहर रोक कर हादी ने गहरा सांस लिया और अंदर चल गई। सनम छत को घूर रही थी, या शायद याद करी छत पर बनने नक्श नगार। हादी ये समझने से फ़िलहाल कास्ता 8 के बाद अपने चेहरे पर किसी की आंखों की तपिश महसूस करके सनम ने चेहरा मोड़ा
और अपने सामने सालार और जहाँ के भाई को देखकर आंखें ही फट गई। 2 मिनट तक तो वो उसके होने का यकीन करती रही, फिर उसे अपने पास बैठा देखकर सनम की आंखों में नमी उतर आई। आज हादी ने पिछली 2 मरतबा की तरह उसका हाथ नहीं पकड़ा तो सनम की आंखों में नमी देखकर वो परेशान हुआ। लाशौरी तौर पर सनम का हाथ पकड़ा और मुतफक्कर से पूछने लगा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हादी के दोबारा हाथ पकड़ने वो हल्का से मुस्कुराया और वो जो मार खाने को सोच कर आया था, हैरान परेशान से उसे देखने लगा। जो कभी हंस रही थी और साथ साथ रो भी रही थी। तुम ठीक हो? वो दोबारा से पूछने लगा। सनम ने सर असबाब में अब कैसा महसूस कर रही हो? वो आगे होकर पूछने ठीक है, एक लफ्ज़ जवाब आया। बेहोश कैसी हुई थी? फिर सवाल आया। मालूम नहीं, शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया था। फ़ौरन से झूठ बोला। अच्छा फिज़ा ने कुछ नहीं बोला, वरना क्या होता? वो सोच कर रह गई, ये लड़की सनम ही है ना, तो अब तक चीखी क्यों नहीं? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? ये मेरी आंखें ख़राब हो? काफ़ी देर जब कुछ न बोला तो आखिर सनम को बोला, आप मुझसे कितने साल बड़े हैं? अचानक से ऐसे सवाल की उसे उम्मीद नहीं थी। तुम कितने साल की हो? वो कहाँ जानता था? वो कितने साल की है? निकाह सुन लिया था, ये भी गनीमत है। मैं 20 साल की हूँ। सनम उसका गौर जायज़ा लेकर बनाने लगी। उसे क्रश सा होने लगा था आदि पर। ओ मैं 10 साल बड़ा हूँ तुमसे, वो मुतमईन से बताने लगा। उसकी बात पर सनम करंट खाकर सीधी हुई और बेख्तियार बोली, लगते तो नहीं है थी इसके आप और उसके आप बोलने और उस जुमले के इस्तेमाल वो चुकरा कर रह गया और दिल में सोचा, अच्छा तभी ये कब से मेरा पोस्टमार्टम करने में लगी है। वो कुछ भी न बोला, कोई जवाब नहीं था उसके पास। सनम ने फिर सवाल पूछा, आपकी आंखों को क्या हुआ है? क्या मतलब क्या हुआ है? अपनी जगह पर तो है। सनम को ऐसे जवाब की तक नहीं, लेकिन आज तो सबकी तवक्को उल्टी ही पड़ रही थी। फिर भी वो बोली, मेरा मतलब है, इतनी सुर्ख क्यों हो रही है? कल रात भी ऐसी ही थी। सनम की इस बात पर हादी हैरान हुआ, फिर परेशान, फिर मुतसब्बिर, फिर उसे साफ से देखने लगा और ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? मैंने देखा है कि आप नशा करते हैं। या अल्लाह, हादी का तो दिमाग ही चकरा गया। मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्यों नशा करूँगा? वो गुस्से से बोला। तो इतनी सुर्ख आंखों की वजह? वो अभी भी वही सवाल करती। हादी का दिमाग घूम गया। वो कल की बनी बीवी को कैसे बताता है कि वो तो अपने गम इस कदर ज़ब्त कर चुका है कि उसकी आंखें अब ऐसी ही रहती हैं। तुम ये सब छोड़िए, तो कल तक तो तुम मुझसे नफरत की, अब बीवी क्यों बन रही हो? ये कहकर वो रुककर नहीं कमरे से निकल गया। सनम को एहसास हुआ कि लफ्ज़ नफरत ने उनके रिश्ते में कितनी दूरियां बढ़ा दी हैं। सनम को छोड़कर वो घर से दोबारा चला गया। ये घर लोगों को खूबसूरत लग सकता था, लेकिन हादी को नहीं। ये घर उसके लिए वो जगह थी जहाँ उसकी माँ ने आखिरी सांसें ली थी। उसकी बहन के दिन रात सिसकियाँ भरते गुजरे थे और आखिरी वक्त में हादी को सारी ज़िंदगी गिल्ट से दो चार गई। घर से निकलती उसने 2 से 3 बार गहरे गहरे सांस लिए और ख़ुद को नॉर्मल किया और सड़क पर चलने लगा। चलते चलते वो एक दरवाज़े सामने रुका और गेट खोलकर अंदर बढ़ गया। इस जगह गैर सन्नाटा, हर कोई अपनी आखिरी मंजिल पर आ चुका था। यहाँ मौत का सन्नाटा था। हादी बेतहाशा हर तरफ दौड़ाता एक कब्र के पास बैठ कर इतनी देर उसे देखता रहा। ये 2 साल पुरानी कब्र थी, मगर लगती इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम जैसे 30 साल पुरानी। कब्र पर नाम वाली जगह लिखा था शिजा असजद। वो इस नाम पर हाथ फेरता रहा और फिर कहने लगा, तुम क्या अब भी मुझे ही गुनाहगार समझती हो? लाशों में एक लाश मेरी भी ना हो कहीं? तकता हूँ एक एक को चादर उठाकर मैं। तुमको पता है, मैंने दोबारा नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। तुम कहती थी ना नमाज मत छोड़ा करो, लेकिन उससे आगे वो माजी में खो गया। हादी और शिजा दोनों बहन भाई थी। उनके वालिद असद साहब एक ज्वारी इंसान थे। हर रोज़ जुआ खेलना, बीवी को मारना पीटना, नशा करना उनका मामूल ज़िंदगी शुरू से ही ऐसी ही थी। असद और सादी दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके माँ बाप ना माने और दोनों ही अपने घरों से भाग गए अपना एक आशियाना बनाने, अपनी दुनिया बसाने और पीछे छोड़ गए माँ बाप को अपनी इज़्ज़त का जनाजा पढ़ने के लिए। वो दोनों ये भूल गए कि जो रिश्ता माँ बाप की नाराज़गी पर बनता है वो इस तिनकों के घर की तरह होते हैं जो मुश्किलों की पहली आवाज़ से ही बिखर जाते हैं। औलाद तो माँ बाप का कुल सरमाया होती है, जिसको अपने खून से सींचते हैं, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और बड़े होकर वही औलाद उन्हें रुसवा करने की तैयारी करने के लिए तैयारी कर लेती है। साथी और असद ने भी यही किया। दोनों रातों रात घर से फ़रार हो गए। असद की जॉब बहुत अच्छी थी और वो घर का इंतज़ाम पहले ही कर चुका था, सो वो दोनों इसी घर में आग ज़िंदगी ऐसी खुशी गुजरने लगी और उनके माँ बाप हर दिन ज़िंदगी तंग होती कि कुछ वक्त बाद सादी खबर हुई कि उसके माँ बाप दोनों एक रोड एक्सीडेंट मर गए। इस वक्त सादी उम्मीद से 30 शेज़ान आने वाला तकरीबन मुकम्मल हो चुका था और उससे इस खबर का मैंने इन्हें शदीद तकलीफ़ से दो चार कर दिया। सादिया के वालिदैन जिस दिन उस दुनिया से रुखसत हुए उसी दिन शिज़ा की पैदाइश हुई और औलाद तो रहमत भी होती है और आजमाइश भी। शिज़ा बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। वो इस कदर खूबसूरत थी कि उस पैदाइश के दिन ही वो सब नर्सों की चहेती होगी। सब उसे कांच गुड़िया कहते हुए इस कदर गोरी थी कि उसे देखकर ऐसा गुमान होता कि हाथ लगाने से मैली हो जाएगी। जब सादिया गोद में शिज़ा आई तो उसे सारे काम भूल गई। ये भी भूल गया कि कोई उसका भी था जो उसका सदमा लेकर इस दुनिया से चला गया। वक्त का काम है गुजरना, सो वो गुजरता गया और सादिया एक बार फिर उम्मीद से थी अब की बार हाँ उनके किस्म की नई किस्म की परेशानी उन घेर रखती। पूरे 9 महीने वो मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार है। पहले असद का डेमोशन और फिर प्रेगनेंसी में इतने मसले आए कि उनको घर का एक हिस्सा बेचना पड़ा। असद दिन ब दिन डिप्रेशन का शिकार होता गया और
उसकी जॉब पर असर होने लगा। और जिस दिन हादी की पैदाइश हुई असद की जॉब चलेगी। हादी शिजा से भी ज़्यादा खूबसूरत है, मगर उसके होने की किसी को भी खुशी नहीं थी। अस्पताल में तो असद ने साथ कुछ ना कहा, लेकिन जिस दिन वो घर आई उस दिन असद को शराब के नशे में धुत पाया। वो झूमता हुआ सादी तक आया, उससे हादी को लेकर उसका गला दबाने की कोशिश करने की। वो इतना मासूम बच्चा जो फ़क्त 4 दिन का था, इस तकलीफ़ से बुलबुला उठा। हादी की तकलीफ़ का आगाज़ तो उसके दुनिया में आने के चौथे रोज़ से ही हो गया। तभी वो आगे सोचता किसी की आवाज़ पर झोंका। उसके पीछे एक बूढ़ा शख्स लाठी लेकर था। उसके मुड़ते ही कहने लगा, तुम लोग क्यों नहीं समझते कि शौक 3 दिन तक ही मनाया जा सकता है, क्योंकि कब से सिस्कियाँ ले रहे हो। बच्चे जो गुजर जाते हैं उनके लिए दुआ की जाती है ताकि उनके मामलात आसान हो। चलो शाबाश, दुआ करो और फिर घर जाओ। सुबह आना। रात के 3 बजे कब्रिस्तान में बैठे हो तुम और वो जो कब से उनकी बात गौर से सुना। 3 बजे के टाइम पर चौंका वो और घड़ी पर नज़र डाल। वो तो 12 बजे आ गई, ये 3 कैसे बज गए। और बचपन की एक भूली हुई बात ने हादी की आंखें नम कर दी। शिजा बचपन में हमेशा उससे कहती, तुम्हारे पास वक्त का पता ही नहीं चलता, कितनी देर बैठ जाए। वो सर झटकता हुआ खड़ा हो गई। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। अब वो दोबारा अपने घर के रास्ते में गामजन था और वो रद्दा कर चुका था। वो अब सनम के साथ इस रिश्ते को ख़त्म कर देगा। वो अब सनम को बर्बाद नहीं कर, वो एक और रिश्ते की नफ़रत बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका बाप कहता, जिस दिन से तू अपनी माँ के शिकम में आया है ना, हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। जिसकी ज़िंदगी में जाएगा वो ख्वार ही होगा। तो वो सनम को बर्बाद, ख्वार, ज़लील, रुसवा नहीं करेगा किसी सूरत नहीं। लेकिन इस सब से पहले सनम को ठीक होना होगा, फिर ही कुछ होगा। रात तक 2 बजे तक सनम हादी का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो ना आया। वो कब सोई उसे पता नहीं चला, लेकिन उसकी आँख ज़ार अबाजी से बात करते हादी की आवाज़ से खुली, जो कह रहा था कि आपने सनम को खाना खिलाया। और वो शर्मिंदा से बता रही थी कि सनम ने मना कर दिया और कहा है कि वो हादी के साथ ही खाएगी वरना नहीं। और हादी तो चकरा कर रह गया कि ये लड़की बीवी बनने की कोशिश में क्यों लगी है। आखिर एक तरफ नफ़रत के दावे और दूसरी तरफ ये नवाजिशें हद हो गई। आज की ड्रेस से आएगा, अब ये मेरे साथ खाएगी। उफ़ मेरी तौबा, जो आइंदा कभी किसी लड़की से ऐसी शादी की तो उफ़ मैं क्या करूँ। सनम के रवैये में बहुत सी तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही थी और वो इसकी वजह जानने से कास्ता। आखिरकार वो दोबारा ज़ारा बाजी से मुखातिब हुआ। कहाँ है ये सनम जिन भूतनी। हादी ने जल कर पूछा और ज़ारा बाजी जो गौर सुन रही थी हादी की बूंदी कहने पर उसे हैरत से देखने लगी। और जो हादी जो गलती सच बोल गया था। अब कदरे समर का मेरा मतलब है सनम बीबी कहाँ है। सनम तो सारी गुफ्तगू सुन और ये भी जान गई थी कि वो ताज़ा किस लक़ब से नवाजी गई है और हादी खबर लेने का प्लान बना रही थी। और ज़ारा बाजी तो अपनी हंसी दबाती दिल में सोचती, शौहर लुटेरा और बीवी जिन भूतनी। हादी को जगह बताने लगी।